गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता है, पिछले कालांश में मैंने आपको पढ़ाया था शिक्षा शास्त्र विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ पेडागोजी, जिसका कॉन्सेप्ट बताया था, उसकी विशेषताएं बताई थी, उसके स्टेप्स बताए थे। अब आज बात करते हैं परावर्तित सत्रीय कार्य की। बताते हैं कि परावर्तित सत्रीय कार्य क्या होता है। ये जानते हो आप लोग? शायद नहीं। ये असाइनमेंट का ही नाम रिफ्लेक्टिव रिटन असाइनमेंट है। जो काम आप लोगों ने फाइल बनाई थी, हर सब्जेक्ट की एक एक फाइल, उसमें दो दो तीन तीन क्वेश्चन हम लोगों ने आपको दिए थे, वो करके आपने सबमिट किया, वही सत्रीय कार्य है। ये एक पूरे सत्र के दौरान भी होता है और टर्म के लिए भी। जैसे पूरे कोर्स को हमने एनालिसिस ऑफ कंटेंट में या एनालिसिस ऑफ पेडागोजी में मैंने आपको बताया त्रैमासिक, इकाईवार, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, परीक्षाएं होती है। ठीक है। अब ये परीक्षाएं आप तीनों प्रकार से देते हो। आप मौखिक भी देते हो, आप लिखित भी देते हो, आप प्रायोगिक भी देते हो। अब कक्ष में हम हर शिक्षण बिंदु के बाद आपका मूल्यांकन करते हैं, जिन्हें बोध प्रश्न कहते हैं। बोध प्रश्नों के द्वारा हमें पता चल जाता है कि हमने जो चीज़ पढ़ाई थी वो समझ में आई अथवा नहीं। जैसे आपने इंटर्नशिप में किया, उसके बाद दूसरे शिक्षण बिंदु का यही करते हैं, तीसरे शिक्षण बिंदु का यही करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? मूल्यांकन प्रश्न, जिसके पूरे पाठ की पुनरावृत्ति हो जाती है और शिक्षक को पता चल जाता है। और दूसरी बात क्या है इसमें, जैसे बोध प्रश्न हम 2 पूछते हैं और कक्षा में बच्चे हैं 20, तो और बच्चे तो वंचित हो गए ना, 2 ही बच्चों को तो मिला वो। इसलिए हम हर शिक्षण बिंदु में अलग अलग बच्चों से प्रश्न पूछें, ये नहीं कि उन्हीं बच्चों से बार बार पूछें। अगर ऐसा करेंगे तो दूसरे बच्चों में हीनता की भावना आ जाएगी ऑटोमेटिकली, और उनके दिमाग में एक बात और हो जाएगी कि जो हमारा टीचर है वो हम लोगों को इतना नहीं चाहता जितना इन 2 या 3 टीचर्स को चाहता है। ऐसी भावनाएं बालकों के दिमाग में नहीं बैठे, इसके लिए ये विचार रखा गया कि बोध प्रश्न हर बालक से अलग अलग पूछे जाएं, यानी पहले शिक्षण बिंदु के अलग से, दूसरे शिक्षण बिंदु के अलग से, तीसरे शिक्षण बिंदु के अलग से। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाएं। अब मूल्यांकन प्रश्न उनसे पूछे जिनसे बोध प्रश्न नहीं पूछा। तो इस तरह से पूरी कक्षा के औसत बच्चों से आसानी से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि हमने जो पढ़ाया वो सही है अथवा नहीं। अब दैनिक सत्रीय कार्य के लिए क्या करेंगे? उनको गृह कार्य देंगे। अब वो जिसे अपन होम असाइनमेंट के नाम से या गृह कार्य के नाम से जानते हैं, वो बालक उसको करके लाएंगे, फिर हमें पता चल जाएगा। अर्थात एक ही पाठ की हमने यहाँ कितनी बार पुनरावृत्ति कर दी? 4 बार। 4 बार कैसे? पहले व्याख्यान के द्वारा, दूसरा बोध प्रश्नों के द्वारा, तीसरा मूल्यांकन प्रश्नों के द्वारा, और चौथा गृह कार्य के द्वारा। उसी प्रकार से जो व्यावहारिक कार्य है, बालक ने जो एक टाइम में सीखा, जैसे इकाई के टाइम में सीखा, जब पूरी इकाई हुई उसके दौरान, तो हम यहाँ सत्रीय कार्य को इकाई के लिए कह सकते हैं। दूसरा त्रैमासिक टेस्ट जो साल में हर 3 महीने में होते हैं, उससे रिलेटेड हम ये सत्रीय कार्य करवा सकते हैं। अर्धवार्षिक से रिलेटेड करा सकते हैं और वार्षिक से। लेकिन राजस्थान में यह सत्रीय कार्य, चाहे वो टीचर ट्रेनिंग हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, उन सब में वार्षिक परीक्षा के टाइम पर ही सत्रीय कार्य करवाया जाता है। उसमें बालक को कुछ प्रश्न दे दिए जाते हैं, बालक को कुछ टास्क दे दिया जाता है, बालक को कोई एक प्रयोग दे दिया जाता है। उन चीज़ों को बालक अपनी एक डायरी में अथवा एक फाइल में तैयार करके लाता है और शिक्षक उसका मूल्यांकन करता है।
फिर शिक्षक को पता चल जाता है कि हमारे द्वारा बालकों को जो चीज़ बताई गई थी उनसे बालकों में क्या क्या चीज़ विकसित हुई, उनमें कल्पना शक्ति विकसित हुई कि नहीं, उनमें तर्क शक्ति विकसित हुई कि नहीं, उनकी अभिव्यक्ति क्षमता कैसी है, उनकी थिंकिंग पावर कैसी है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। इन सारी चीज़ों को हम पता करते हैं असाइनमेंट के माध्यम से, इसीलिए ये असाइनमेंट दिया जाता है। अब बात आती है कि बालक इसे अच्छे तरीके से नहीं करता और एक बेकार समझ के इस काम को करता है, अनावश्यक कार्य समझ के इसको करता है, जो अपने ऊपर एक बोझ समझता है। जैसा हम लोग देखते हैं, आप लोगों को कई कई बार हम कहते हैं तब जाके आप अपना पूरा सत्रीय कार्य जमा कराते हैं, न केवल फाइल बल्कि दूसरे भी और काम हैं, जैसे टेक्निकल बेस्ड लेसन है, क्रिटिसिज्म लेसन है, या माइक्रो टीचिंग है, या चार्ट शिक्षण सहायक सामग्री है, फाइनल लेसन रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सब कार्य आपको दिया, लेकिन आपने बहुत से बच्चों ने आप में से उसे बेकार समझा और चाहे जैसे वो दे दिया, लेकिन इसका मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ेगा। उसी प्रकार से सत्रीय कार्य के माध्यम से ही ये पता चलता है कि पूरे सत्र के दौरान बालक में कौन कौन सी क्षमताएं विकसित हुई। उन क्षमताओं के विकास के लिए, उन क्षमताओं का पता करने के लिए हम सत्रीय कार्य देते हैं। उस सत्रीय कार्य से ही उन सारी चीज़ों का पता चलता है जो मैं भी आपको बता रहा था। जैसे बालक में तर्क क्षमता विकसित हुई कि नहीं, चिंतन क्षमता, कल्पना शक्ति, निर्णय क्षमता, ये चीजें उसमें विकसित हुई कि नहीं, अभिव्यक्ति क्षमता, इन चीजों का पता जो सत्र भर के दौरान आपने पढ़ा उसमें से जो काम दिया, रिफ्लेक्टिव रिटन असाइनमेंट। रिफ्लेक्ट का मतलब जो दिखे, रिफ्लेक्ट करे, लिखित कार्य, इसीलिए इसको नाम दिया है परावर्तित सत्रीय कार्य, सत्रीय लिखित कार्य, परावर्तित लिखित कार्य। इसके माध्यम से हम जब चेक करेंगे हमें पता चलेगा बालक में तर्क करने की क्षमता विकसित हुई कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें बालक को सब्जेक्टिविटी नहीं दिखानी है, बल्कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं दिखानी है, सब्जेक्टिविटी दिखानी है। अर्थात बालक का अपना व्यू होगा, बालक अपनी बात को तर्क के द्वारा सिद्ध करेगा। और तर्क कब देगा? जब उसमें चिंतन क्षमता विकसित हो जाएगी, तब वो तर्क देगा। चिंतन के माध्यम से ही उसमें कल्पना शक्ति होगी, कल्पना शक्ति जब विकसित होगी तो ऑटोमेटिक ही उसके दिमाग में जो काम हमने दिया है उसका एक ग्राफ बन जाएगा, एक भूमिका बन जाएगी, और पूरा वो मैप, एक पूरा प्लान अपने दिमाग में वो सेट कर लेगा। और निर्णय क्षमता उसमें विकसित होती है, क्या सही है क्या गलत है, जो गलत है उसमें उसे कैसे संशोधित किया जाए, ये क्षमता भी बालक में विकसित होती है। और अभिव्यक्ति क्षमता, बालक किस तरह से अभिव्यक्त कर रहा है अपनी बात को, ये सेंटेंस आपका बताएगा कि बालक ने जो सेंटेंस बनाए हैं उनमें व्याकरणिक अशुद्धियां तो नहीं है, मात्रात्मक अशुद्धियां तो नहीं है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सही हुआ कि नहीं हुआ है। ये सारी चीजें हमें इस लिखित सत्रीय कार्य के माध्यम से पता चलेगा। ठीक, दृष्टि से देखा जाए तो एक नवाचार है। नवाचार से तात्पर्य है एक नई चीज है एजुकेशन में। अब तक आपने देखा होगा लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा तो खूब देखी, लेकिन सत्रीय कार्य नहीं देखा। ये सत्रीय कार्य आपने 10वीं और सीनियर की क्लास में छोटी छोटी डायरियां बना के जमा कराई होंगी, वो सत्रीय कार्य है। दूसरा, आप जब ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उस ग्रेजुएशन में सिर्फ बीएड के जो पेपर हैं, अर्थात
टीचर ट्रेनिंग के जो काम है उन्हीं को रखा गया। क्यों? क्योंकि ये काम आपको जाकर रियल लाइफ में बच्चों से करवाना है। जब आप स्कूल एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ स्कूल एजुकेशन में आपको इन चीज़ों को कराना होता है, ताकि आप बालक के बारे में आसानी से पता कर सकते हैं कि बालक सीखा अथवा नहीं सीखा, बालक की परफॉर्मेंस क्या है। इसीलिए इसको नवाचार कहा है, जिससे अध्यापक विद्यार्थियों को सत्य, काल्पनिक दृश्य, घटना, बातचीत, बीती हुई घटना आदि पर अपने व्यक्तिगत विचार। देखो, मैं यहाँ कह रहा था कि सब्जेक्टिविटी उसमें आ जाएगी, ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, अर्थात बालक का अपना स्वयं का दृष्टिकोण उसमें सम्मिलित हो जाएगा। अनुभूति, भावना और स्थिति के आधार पर प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देता है, अर्थात इन चीज़ों के आधार पर आप ये काम करके लाइए। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी विभिन्न स्तरों पर चिंतन करते हुए स्वयं से बहुत सारे प्रश्न पूछता है। जब वो काम करता है, रिटन वर्क करता है, और उसको कोई ऐसा काम दे दिया कि आपके प्रशिक्षण के दौरान कोई एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना बताइए जिससे आपका जीवन बदल गया हो, या जिससे कुछ करने की प्रेरणा आपको मिली हो, या एक आदर्श शिक्षक के रूप में आप कैसे अपने आप को स्थापित करोगे। इस तरह से विभिन्न प्रकार के प्रश्न हम रख सकते हैं। जैसे पिछले साल 28 फरवरी को आप लोगों ने एक विज्ञान मेला यहाँ आयोजित किया। उस विज्ञान मेले में आप लोगों की विभिन्न परफॉर्मेंस थी। कई लोग उसमें विजेता हुए, कई लोग उसमें सहभागी हुए। अब जो विजेता हुए, उन विजेताओं के मस्तिष्क में नेक्स्ट ईयर जब हम कराएंगे, 28 फरवरी 2021 को जब कराएंगे, तो उसके लिए उनके मस्तिष्क में ये चलेगा कि पिछले में हमने क्या गलती की, उसे हम कैसे सुधारें, गलती की भी या नहीं की, उसका प्रस्तुतिकरण अच्छे से अच्छे तरीके से हो, उसके लिए क्या करें, इससे सुधारा कैसे जाए। इस प्रकार के उसके मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे मैंने क्या नोटिस किया, अर्थात उसमें उसने क्या चीज नोटिस की, इससे मुझ में क्या बदलाव आएगा। मतलब जो नोटिस की हुई चीज थी, अर्थात उसमें जो कमियां थी, उन कमियों को उसने सुधार लिया, तो एक वो जूनियर वैज्ञानिक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है। जैसे बहुत से बच्चों ने चुंबक के आधार पर प्रयोग करके दिखाया, किसी ने गैस बना के बताई, किसी ने ड्रेनेज सिस्टम बनाया, किसी ने मोबाइल डिटेक्टर बनाया, किसी ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया। मतलब अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रकार से टॉर्च बालकों ने बनाई, किस तरह से सोलर सिस्टम किस तरह से काम करता है, आदि आदि बहुत सारे प्रयोग आप लोगों ने बताए। इस प्रकार के लेखन में महज व्यवस्था नहीं होती, बल्कि वह घटना के क्रम को पुनः दोहराता है। यानी जो मैं विज्ञान मेले का ही उदाहरण लेके चल रहा हूं, यानी विज्ञान मेले के लिए उसके मस्तिष्क में पूरा क्रम आ जाएगा कि किस तरह से हमने वो बनाया था, किस तरह से हमने वो प्रेजेंट किया था, जब निर्णायक आए थे तो उन निर्णायकों को हमने किस तरह से उसको प्रदर्शित किया आदि। प्रत्येक अनुभूति को अर्थ देता है, जिससे वह जान सके कि क्या सही हुआ, किस और क्या गलत। अगर जो गलत हुआ है उसमें परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, और इससे बालक ने स्वयं ने क्या सीखा, ये सारी चीजें उसके मस्तिष्क में आती हैं। ये है सत्रीय कार्य। अब इसके महत्व को बताता हूं आपको। सत्रीय कार्य का महत्व, सत्रीय कार्य का महत्व क्या है? इस प्रकार का अभ्यास हमें समझने, परीक्षण करने और अन्वेषण करने की सुविधा देता है। अर्थात विद्यार्थी को समझने, परीक्षण करने
अन्वेषण करने, इसके महत्व को जो परावर्तित लिखित सत्रीय कार्य है इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला, अभ्यास हमें विद्यार्थी को समझने, परीक्षण करने, अन्वेषण करने की सुविधा हमारी अनुभूति, सोच और लेखन के आधार पर प्रदान करती है। अर्थात यह जो काम है, इस काम के आधार पर, काम का एक्सपीरियंस देखकर, उसके अभ्यास करके हम बालक के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसके और दूसरी स्किल्स की भी जानकारी हम कर सकते हैं, जैसे सोचना, तर्क करना, लिखना, समझने की क्षमता, व्याकरणिक अशुद्धियाँ, बहुत सारी चीज़ों को हम इसके माध्यम से परीक्षण कर सकते हैं। बालक के बारे में शोध कर सकते हैं कि कहीं इसने ऐसा तो नहीं कि किताब से नकल कर लिया हो, किसी दूसरे की कॉपी कर ली हो। ये सारी चीजें उस बालक की सोच और लेखन के आधार पर हम पता कर लेते हैं। दूसरा है, यह एक प्रकार से स्वयं की आंतरिक जांच या परीक्षण है। स्वयं मीन्स दोनों से है। स्वयं से तात्पर्य है बालक से भी और स्वयं से तात्पर्य पढ़ाने वाले शिक्षक से भी है। दोनों का मूल्यांकन इसके आधार पर होता है। कोई क्लिष्ट विषय है और शिक्षक ने उसको अच्छे तरीके से नहीं समझाया तो बालक उसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके मस्तिष्क में एक मैप नहीं बना, एक कल्पना नहीं बनी और एक चिंतन पैदा नहीं हुआ, उसकी ब्रेन में स्टॉर्म नहीं आया, तूफान नहीं आया। जब तक बालक के मस्तिष्क में स्टॉर्म नहीं आएगा, तूफान नहीं आएगा, तब तक बालक कुछ नहीं कर सकता। वो तूफान आएगा कल्पना के आधार पर, चिंतन के आधार पर, तर्क के आधार पर। तो ये जो काम है ये बालक की आंतरिक जांच या परीक्षण है, जो किसी भी सिद्धांत के उद्देश्य और हमारे रोजमर्रा के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को समझने के लिए गहराई तक ले जाती है। देखो यहाँ दोनों बातें हो गई। किसी भी सिद्धांत के उद्देश्य, किसी भी चीज से संबंधित, मतलब किसी से मतलब हमारे दैनिक जीवन में जो जो चीजें हम काम में लेते हैं उन सब के सिद्धांतों के उद्देश्य क्या हैं और हमारे रोजमर्रा के जीवन में और हमारे रोजाना जो घटनाएं घटित होती हैं उन सबको समझने की गहराई तक ले जाने वाली जो चीज है वो है परावर्तित लिखित कार्य। इसके माध्यम से बालक की रोजमर्रा की दिनचर्या, शिक्षक की रोजमर्रा की दिनचर्या से रिलेटेड कोई न कोई चीज उस गृह कार्य में सम्मिलित हो जाती है, जिससे हम उसके बालक के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी बात, तीसरी, इस प्रकार का गृह कार्य हमें चिंतनशील बनाता है। यानी देखो इन्होंने यहाँ इसको गृह कार्य माना है। गृह कार्य में शिक्षक द्वारा जो दत्त कार्य दिया जाता है उसको करके बालक लाता है, उसी प्रकार से ये काम है। इसको शिक्षक बालक को बताता है और बालक उसे एक फाइल के रूप में, एक रजिस्टर के रूप में तैयार करके शिक्षक को सौंपता है। उससे बालक की चिंतन क्षमताओं का पता चल जाता है और बालक चिंतनशील बना या नहीं बना। तीसरा, यह कार्य अनुभूति का विकास करता है, यानी वो महसूस करना सीखता है। दहेज एक सामाजिक अभिशाप है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का टॉपिक ले रहा है। दहेज एक सामाजिक अभिशाप है। अब उसको सामाजिक अभिशाप है या नहीं, इसकी अनुभूति कब होगी? जब उस पर काम करेगा, उसके जीवन से उसका संबंध स्थापित होगा। उसका जीवन से संबंध स्थापित कैसे होगा? कक्षा कक्ष में शिक्षक इस समस्या को बालक से संबंधित करके पढ़ाएगा तो बालक आसानी से सीखेगा। और जब तक हम बालक के जीवन से संबंधित करके कोई चीज नहीं पढ़ाते हैं तो बालक उस चीज को समझने में असमर्थ रहता है। जैसा मैं आपको बताता रहता हूं अक्सर कि किसी भी प्रायोगिक कार्य को आपके कैरियर से जोड़ दिया जाए तो आप उसको करने में रुचि लेंगे, लेकिन जो चीज़ें आपके कैरियर से जुड़ी हुई नहीं हैं या जिनका अंकन आपके परसेंटेज में नहीं जोड़ा जाता उनमें आप इंटरेस्टेड नहीं होते। जैसे आपके 4 कंपलसरी सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर में इंग्लिश, सेकंड ईयर में हिंदी, थर्ड ईयर में कंप्यूटर और फोर्थ ईयर में पर्यावरण, इन पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जबकि ऑप्शनल विषय पर और बीएड वाले पेपर्स पर, बीएड वाले प्रायोगिक कार्य पर
ऑप्शनल सब्जेक्ट के प्रायोगिक कार्य पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं आप। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से ही हमारे कैरियर यानी हमारे परसेंटेज में नंबर जुड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से शिक्षक जब बालक को कोई भी काम सौंपता है तो उसके जीवन से संबंधित करके जब हम बताएंगे तो कार्य की अनुभूति ऑटोमेटिक ही बालक को होगी। तो यह गृह कार्य अनुभूति का विकास करता है जिससे योग्यता में वृद्धि होती है। यानी हमें पता चल गया कि हम सामाजिक अभिशाप जो दहेज है उससे परेशान हैं। हर कोई गरीब परिवार दहेज नहीं दे सकता। अब गरीब परिवार की बेटी किसी पैसे वाले परिवार में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि उसके गार्जियन के पास पैसा नहीं है। कोई बेरोजगार लड़की नौकरी वाले को नहीं दे सकते या नौकरी वाला लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तो नौकरी वाली बहुत बच्चियां मिल जाएंगी। तो इस तरह से ये नौकरी वाली जो बात कर रहा हूं ये भी दहेज का ही एक रूप है। कहीं भी हम किसी अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाएंगे सबसे पहले प्रश्न होगा दहेज के लोभियों का कि लड़की क्या करती है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। चाहे उसका लड़का चपरासी है, चाहे उसका लड़का बेरोजगार है, लेकिन उसके पहले प्रश्न ये 2-3 होंगे। ये इन सारी चीजों का संबंध किससे है? दहेज से। जब इन सारी चीजों को बालक लिखेगा तो उसको इन चीजों की अनुभूति होगी और अनुभूति से ही वो अपनी योग्यता में वृद्धि करेगा, यानी समझ उसमें विकसित होगी। अगला है इसमें पढ़े जा रहे पाठ पर आधारित प्रश्नों का भी निर्माण सरलता से किया जा सकता है। जो सत्रीय कार्य दिया है वो सत्रीय कार्य पढ़ाई हुई चीज में से ही बनाया। क्यों? क्योंकि उसकी सारी चीजें हमें पता चल गई। छोटी छोटी बातों को हमने प्रश्न के रूप में रख दिया। प्रश्न क्या है? प्रश्न किसे कहते हैं? प्रश्न करना बहुत सरल है, प्रश्न का उत्तर देना सरल है, लेकिन प्रश्न की परिभाषा देना बहुत कठिन है। यानी विस्तृत चीज को, विस्तृत विषय वस्तु को बहुत ही संक्षेप में एक लाइन में पूछा जाना ही प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न करने की क्षमता विकसित होती है वो पढ़ाई हुई विषय वस्तु से फायदे हमें मिलते हैं और आसानी से प्रश्न तैयार कर सकते हैं। पाठ से संबंधित तर्क, निष्कर्ष और सृजनशील विचारों का निर्माण होता है। यानी बालक जो भी उसने पढ़ा उससे संबंधित वो तर्क करता है। तर्क के आधार पर वो निष्कर्ष, जैसे मान लीजिए कोई डिबेट हमने यहाँ की, उस डिबेट में एक लोग पक्ष के बोले, दूसरे पक्ष के बोले और एक दूसरे की बात को काटने के लिए तर्क बालकों ने दिया और उस तर्क के आधार पर ही उन्होंने, जो श्रोता हैं, उन्हें निष्कर्ष निकाला कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे विमुद्रीकरण से मतलब जो पुरानी मुद्रा थी, नरेंद्र मोदी सरकार ने उस मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा चलाई। अब इस पर ही हम अपन विमुद्रीकरण टॉपिक लेकर और हम वाद विवाद करवाएं तो उसमें कुछ लोग पुरानी मुद्रा के पक्ष में रहेंगे, कुछ लोग नई मुद्रा के पक्ष में रहेंगे, लेकिन सामने बैठा जो श्रोता है वो उससे निष्कर्ष निकाल लेगा कि विमुद्रीकरण सही था अथवा गलत था। और सृजनशील विचारों का निर्माण होता है। सृजनशील से तात्पर्य है क्रिएटिविटी। उसके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी, यानी नई नई काम करेगा। जो काम अभी तक नहीं हुए ऐसे काम समाज के लिए रचनात्मक काम करेगा। ये भी असाइनमेंट के माध्यम से बालक में विकसित होती है। जैसे मान लीजिए स्क्रैप्स है, स्क्रैप का रीयूज, रिसाइकल करना है। स्क्रैप का मतलब है रद्दी, जो हमारे कोई काम की चीज नहीं है, उनसे हम काम की चीज बनाएं। जैसे खाली पीपा, उससे भैंसों का चारा छानने के लिए चलना होता है ना, वो बनवा ले। आटा भरने के लिए दूसरा बर्तन बनवा ले, या और भी हम उसके काम ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सृजनशील जो विचार हैं बालक में, इसके माध्यम से उसमें विकसित हुए। औचित्यपूर्ण ढंग से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है, यानी अपनी बात को कहने का जो लहजा है, जो तरीका है, बालक में विकसित होता है। अपनी बात को तर्कपूर्ण रूप से वो सामने रखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, विचारों का विश्लेषण संभव, यानी किसी भी छोटी चीज को आसानी से वो विस्तृत रूप से व्याख्या करके बता सकता है। जैसे बालक से पूछा गेहूं की खेती किस तरह से होती है, तो बालक गेहूं की खेती करना आसानी से बता देगा कि किस तरह से हम
उसको खेत को तैयार करते हैं, किस तरह से बीज डालते हैं, किस तरह से सिंचाई करते हैं, किस तरह से निराई करते हैं, किस तरह से उसकी कटाई करते हैं, किस तरह से उसकी कुटाई करते हैं, और किस तरह से अन्न हमारे सामने आता है, तैयार होता है, और किस तरह से हम उसको मंडी में बेच के आर्थिक फायदा अपना कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस तरह से बालक अपने विचारों के माध्यम से विश्लेषण भी कर सकता है। तीसरा है समालोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। समालोचनात्मक दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि जो अच्छाई होती है वो भी चीजें उसमें बालक को देखने में मिलती हैं, और जो बुराई है वो भी। और लास्ट है स्वतः ही क्रिया प्रस्फुटित होती है, अर्थात जो प्रश्न की प्रकृति है उस प्रश्न की प्रकृति के आधार पर बालक में स्वतः ही काम को संपूर्ण करने के लिए प्रेरणा मिलती है। विभिन्न प्रकार से उस समस्या के समाधान के लिए उसके दिमाग में विचार आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से समाप्त कर लेते हैं। जैसे अभी आप बच्चे हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे, आपके बच्चे होंगे, वो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उन्हें आप कैसे मैनेज करेंगे? आपको ये अनुभव मिल रहा है आपके बड़ों से अपने परिवार में, वो किस तरह से आपको मैनेज कर रहे हैं, उसी तरह से आप उन बच्चों को मैनेज करेंगे। और उस काल में जब आप बच्चों की परवरिश कर रहे होंगे तो क्या स्थितियां रहती हैं, उन स्थितियों को भी सॉर्ट आउट करेंगे। तो इस तरह से परिस्थितियों के हिसाब से स्वतः ही क्रिया प्रस्फुटित होती है। इतना ज्ञान बालक में विकसित हो जाता है रिफ्लेक्टिव रिटन असाइनमेंट से। इसलिए हमें चाहिए कि हर सब्जेक्ट का हमें लिखित गृह कार्य, बालक को लिखित सत्रीय कार्य हमें देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से हमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने देखा होगा प्रैक्टिकल रजिस्टर तैयार करते हैं, कंपलसरी में भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। कंपलसरी में जब हम करेंगे तो बालक ओवरऑल कोर्स का अध्ययन करेगा। लेकिन अभी जैसे मैं बता रहा था आपको कि आप 4 जो सब्जेक्ट हैं उन 4 सब्जेक्ट पर कोई ध्यान नहीं देते। दूसरा, जब आप 10वीं की क्लास पढ़ाएंगे तो आप लोगों ने भी देखा होगा SUPW के नाम से एक कैंप लगता है आप लोगों का। उस कैंप में क्या होता है, या तो टीचर लोग स्कूल में ही कुछ साफ सफाई करवा लेते हैं, और फिर दाल बाटी की दावत दे देते हैं बच्चों को, और हो गया SUPW। जबकि उस SUPW की मूल भावना क्या है? बालक में स्किल विकसित करना। जैसे नाम से यह S मीन्स सोशल, U मीन्स यूजफुल, P मीन्स प्रोडक्ट, SUPW प्रोडक्टिव वर्क, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य। यानी जो चीज समाज के उपयोग की हो वो चीज बनाना बालक सीखें। लेकिन इस मूल भावना तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इसका उद्देश्य है चौक जो अपन बोर्ड पर लिखते हैं वो चौक तैयार करना, हेयर ऑयल तैयार करना, साबुन तैयार करना, यानी हमारी जो दैनिक रोजमर्रा की चीजें हैं उन चीजों को तैयार करना, ताकि बालक नौकरी नहीं मिले, उसके पास कोई बिजनेस नहीं हो, खेतीबाड़ी नहीं हो, तो भी अपना जीवन यापन इन चीजों को तैयार करके कर सके। लेकिन इस बात को कोई भी ध्यान नहीं देता। बेसिक शिक्षा योजना आपने सुना होगा, महात्मा गांधी ने वर्धा शिक्षा योजना के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी जी ने तैयार की थी। उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि बालक को प्रारंभ से ही स्किल बेस्ड एजुकेशन हम दें, जिससे बालक किसी नौकरी की तलाश में भटकता ना रहे, किसी नौकरी का वेट ना करे, बल्कि अपना स्वयं कोई कार्य करे जिससे वो अपने आजीविका पूर्ण कर सके। ये इसकी मूल भावना थी। उसी प्रकार से असाइनमेंट का भी उद्देश्य यही है कि हम बालक में ये सारी चीज विकसित करें। ठीक, इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त हुआ। अगले कालांश में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।